नमस्कार, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं RKB न्यूज। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत और रूस के बीच S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के रक्षा निर्यात अधिकारी ने बताया कि भारत पहले से ही S-400 का इस्तेमाल कर रहा है और अब नए डिलीवरी पर चर्चा हो रही है। भारत ने 2018 में $5.5 अरब लगभग 46,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। 5 यूनिट में से आखिरी 2026 और 2027 में मिलने वाले हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से खरीद बंद नहीं की और रूस इसकी कद्र करता है। भले ही भारत अब फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है, लेकिन 2020-24 के बीच 36% हथियार आयात रूस से ही हुआ। रूस का कच्चा तेल भारत के लिए और सस्ता हो गया है। अब ये ब्रेंट ऑयल से प्रति बैरल $3 से $4 कम कीमत पर मिल रहा है। ये दाम सितंबर-अक्टूबर में आने वाले कार्गो पर लागू होगा। भारत ने 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इस व्यापार पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाया है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते मजबूत बनाए रखे। इस हफ्ते चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते विशेष हैं। वहीं मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी साझेदारी बढ़ाने और रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने पर सहमति जताई। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया है कि भारत के रिफाइनर जल्द ही रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है यह कदम अमेरिका के दबाव का नतीजा है। अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक, जो CIA सब कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये संकेत मिला। उन्होंने कहा, अमेरिकी दबाव और लगातार बातचीत के बाद भारतीय रिफाइनर अब रूस से तेल खरीद कम करने की सोच रहे हैं। इससे रूस की युद्ध फंडिंग पर सीधा असर होगा। ये सांसद भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की और दिल्ली में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर भी गए। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से बढ़े तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सकता है। गोयल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कहा, मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द ही पटरी पर लौटेंगे और नवंबर तक समझौता हो जाएगा, जैसा कि हमारे दोनों नेताओं ने फरवरी में चर्चा की थी। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। अमेरिकी वार्ताकारों का 25 अगस्त को नई दिल्ली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उसे टाल दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक अहम शर्त है, अमेरिका को भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने होंगे, तभी समझौते की दिशा में प्रगति होगी। बुधवार को बीजिंग में चीन ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें छोटे छोटे देश को न्योता दिया गया, लेकिन भारत को कोई निमंत्रण नहीं मिला। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, उत्तरी कोरिया जैसे देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बुलाए गए हैं, लेकिन भारत से नहीं। एक जवाब भी है कि चीन के साथ भारत की बस बर्फ पिघली है, अभी रिश्ते भरोसे वाले नहीं हैं। वो अलग बात है कि भारत में मीडिया अलग बात कर रहा है। सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पर थीं। बीजिंग की एवेन्यू ऑफ इटरनल पीस पर हजारों सैनिकों और नए हथियारों की परेड हुई। सैनिकों का अभिवादन करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, कॉमरेड्स, आपने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि चीन किसी भी देश के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अमेरिका के साथ बढ़ते विवादों के बीच शी ने कहा, वो एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा, चीनी राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जिसे कोई डराकर झुका नहीं सकता। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात चीन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि हमें रूस और भारत के रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं है, हम भी रूस के साथ मजबूत साझेदारी चाहते हैं। पाक पीएम ने पुतिन को डायनेमिक लीडर बताते हुए कहा कि अब दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शरीफ ने ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि जैसे क्षेत्रों में रूस से सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिकी बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग खुले हैं। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत हमारे सामान पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसी वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। उन्होंने खास तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी बाइक बेच ही नहीं पाती थी क्योंकि उस पर 200% टैरिफ लगता था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी को भारत में ही प्लांट लगाना पड़ा ताकि टैक्स ना देना पड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपनी नीतियों पर कोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील करने वाले हैं क्योंकि निचली अदालत ने उनकी कई टैरिफ नीतियों को अवैध करार दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और बांधों के जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं, जिससे कई जिलों में अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से आपदा राहत मुआवजा बढ़ाने और पंजाब के 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य का हक है, कोई भीख नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्य को तेज किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के बड़े नेताओं के साथ मिलकर अमित शाह चुनावी तैयारी का रोड मैप तय करेंगे। पार्टी का मानना है कि शाह के मार्गदर्शन से एनडीए को चुनाव में सफलता का रास्ता साफ होगा। दिल्ली में आज और कल यानी 3 और 4 सितंबर को 58वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी सुधार के आह्वान को ध्यान में रखते हुए 175 सामानों पर टैक्स दर घटाने और मौजूदा 4 स्लैब को 2 स्लैब में बदलने पर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी बुधवार को कुकी जो उग्रवादी संगठनों से मुलाकात करेंगे। बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ये समझौता फरवरी 2024 से अटका हुआ है, जब मणिपुर सरकार ने इससे खुद को अलग कर लिया था। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले उठाया जा रहा है। मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य का दौरा करेंगे। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद। संभावना है कि कुकी जो संगठन प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने पर राजी हो जाए। ये सड़कें इम्फाल घाटी को नागालैंड और असम से जोड़ती हैं और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। अभी ये हाईवे 2 साल से बंद है, खासकर मैतेई समुदाय की आवाजाही के लिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच में से 3 जजों ने मंगलवार को साफ कहा कि राज्यपाल बिलों को मंजूरी के लिए अनंतकाल तक रोके नहीं रख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते और न ही संविधान के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकीलों अभिषेक मनु सिंह भी, P विल्सन और कपिल सिब्बल ने दलील दी कि राज्यपाल किसी राजशाही की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा कि संविधान कहता है कि राज्यपाल को तुरंत फैसला करना चाहिए। कानून बनाना एक संप्रभु अधिकार है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्यपाल को बिल रोकने की पूरी शक्ति दे दी गई तो यह संविधान की भावना को बिगाड़ देगा। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने एक विशेष समिति बनाने का फैसला किया है जो मराठा समाज के पात्र लोगों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को आसान करेगी। यह कदम राज्य के मंत्रियों और मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के बीच लंबी बातचीत के बाद उठाया गया। पाटिल पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के फैसले के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन तोड़ दिया। इस मौके पर आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RKB न्यूज के साथ। मैं विजय प्रताप अब आपसे अनुमति चाहता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।